हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ये 15 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे विश्वास है कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ऑप्शन क्या है आपका, बहादुर शाह जफर, औरंगजेब, दारा शिकोह, सिराजुद्दौला। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 बहादुर शाह जफर। ठीक है, इससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। बहादुर शाह जफर को 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता के रूप में जाना जाता है। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के नेता के रूप में जाना जाता है। बहादुर शाह जफर भारत के अंतिम मुगल सम्राट थे। याद रखिएगा, कौन से सम्राट थे, मुगल सम्राट के अंतिम मुगल सम्राट थे। अंततः उन्हें दिल्ली के राजा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और इनकी मृत्यु हुई थी 1862 ईस्वी में रंगून में। उन्हें विद्रोह के सैनिकों के द्वारा शहंशाह एवं हिंदुस्तान यानी भारत का सम्राट कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1526 ईस्वी में भारत में बाबर ने मुगल शासन की नींव रखी थी। ठीक है, उन्हें भारत पर हमला करने के लिए पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इब्राहिम लोधी के चाचा खान लोधी और राणा सांगा ने आमंत्रित किया था। बाबर ने 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था और मुगल वंश की स्थापना की थी। और भी पॉइंट्स देख लेते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हेमू और बैरम खां के बीच हुआ था। ठीक भाई, अकबर का शासन था उस वक्त। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में मेवाड़ के राजा प्रताप मेवाड़ के राणा प्रताप और आमेर के मान सिंह के नेतृत्व में अकबर की मुगल सेना के बीच लड़ा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामचरितमानस किसने लिखी थी। ऑप्शन है आपके तुलसीदास, अगला ऑप्शन है वेद व्यास, कालिदास, पढ़नी। तो जो इसका आंसर है भैया आपका ऑप्शन नंबर 1 तुलसीदास। ठीक है, रामचरितमानस तुलसीदास एक महाकाव्य। ठीक है, तुलसीदास एक महाकाव्य रामचरितमानस भगवान राम की एक कहानी के लेखक हैं। ठीक है, यह अवधी भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है, रामचरितमानस लिखा गया है आपका अवधी भाषा में। और कालिदास के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। जो कालिदास थे यह किसके दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इनकी रचना कुछ हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश आदि इनके द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं। अगले देख लेते हैं पाणिनि। इन्हें भारत भाषा विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये अष्टाध्यायी व्याकरण पर संस्कृत ग्रंथ के लेखक हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी क्या है, व्याकरण है संस्कृत ग्रंथ का। अगले हैं वेद व्यास। वे महान महाकाव्य महाभारत, वेद और पुराणों के लेखक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि धनानंद को हराने के बाद मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है आपके बिंदुसार, अशोक, कुणाल, चंद्रगुप्त। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 चंद्रगुप्त। चाणक्य कौन थे, विष्णुगुप्त जिनका नाम है या कौटिल्य के नाम से जाते हैं। ठीक है, 2-3 नाम है इनके, पहला दूसरा, ठीक है, और एक तीसरा नाम, 3 नाम है इनके। तो चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से जाते हैं कि मदद से चंद्रगुप्त यानी चंद्रगुप्त क्या थे, इनके शिष्य थे। ठीक है, मौर्य ने धनानंद को 322 ईसा पूर्व को हराया और मौर्य राजवंश की स्थापना की। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य और उनकी सेना को मगध का सिंहासन संभालने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। उनके विशाल साम्राज्य में बिहार, बंगाल, दक्कन, आधुनिक केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी का पश्चिम क्षेत्र शामिल था। अगला पॉइंट है, चंद्रगुप्त का उत्तराधिकारी उसके पुत्र बिंदुसार को प्राप्त हुआ। बिंदुसार ने लगभग 25 से 26 वर्षों तक शासन किया और उनका उत्तराधिकारी विवादित रहा, जिसने अंततः भारत को अशोक नामक एक महान राजा दिया। ठीक है, अशोक कौन थे, अशोक तीसरा और मौर्य शासकों में सबसे महान शासक था। अशोक को अशोकवर्धन कहा जाता था। कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती और अशोक के उत्तराधिकारी वारिस के पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गंगकोंड। ठीक है, गंगईकोंड चोलपुरम में भगवान शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन है आपके श्री कृष्ण देवराय, राजराज चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम, इनमें से कोई नहीं। तो जिसका आंसर है, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राजेंद्र चोल प्रथम। कुछ पॉइंट्स देखते हैं। कृष्णदेवराय 1509 से 1529 तक इनका शासनकाल रहा। उन्होंने पुर्तगाली गवर्नर
अलबुकर्क के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा। उन्होंने विट्ठल स्वामी मंदिर, हजारा राम मंदिर और विजया महल का निर्माण कराया। उन्होंने यवन राजा स्तपनाचार्य यवन राजा का पुनर्निर्देश अर्थात विदर राज्य और अंधिनारा भोज के पद धारण किए थे। उन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता था। उनका दरबार राष्ट्र दिग्गजों द्वारा सुशोभित था। डुअर्ट बारबोसा, ठीक है, और डोमिंगो पेस पुर्तगाली यात्री हैं जिन्होंने अपने काल में विजयनगर का दौरा किया था। तेलुगु में विनम्रता पर एक किताब अमुक्ता लाइदा लिखी जिसमें बताया गया है कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक संस्कृत नाटक जम्बावती कल्याणम भी लिखा था। अगले हैं राजा राज चोल प्रथम। इनका शासनकाल रहा 1985 से 1014 ईसा तक। यह चोल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक थे। इनका शासनकाल चोलों का विस्तार दक्षिण भारत से उत्तर में कलिंगा से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक था। उसने उत्तर में चालुक्यों और दक्षिण में पांड्यों के कई लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने तंजावुर में भगवान शिव को समर्पित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने नागपट्टिनम में एक बौद्ध मठ के निर्माण में भी मदद की। इसके बाद इसका पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम 1014 ईस्वी में उत्तराधिकारी बना। राजेंद्र चोल प्रथम 1014 से 1044 तक इनका शासनकाल रहा। इन्हें दक्षिण भारत के सबसे महान शासकों और सैन्य जनरलों में से एक माना जाता था। उन्होंने अपने पिता की आक्रामक विजय और विस्तार की नीति जारी रखी। गंगा नदी के उत्तर की ओर पहुंचने और विदेशों से मालदीव और श्रीलंका को जाने के अलावा उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रों में भी आक्रमण किया था। उन्होंने पश्चिम चालुक्यों के जयसिम्हा द्वितीय को हराया और इसके परिणाम स्वरूप तुंगभद्रा नदी को चोलों और चालुक्यों के बीच सीमा के रूप में मान्यता दी गई थी। उन्होंने गंगईकोंड शहर की स्थापना की और शहर में प्रसिद्ध रामेश्वर मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने शहर के पश्चिमी हिस्से में चोलगंगम नामक एक बड़ी सिंचाई टैंक की खुदाई की। ठीक है, कई उपाधियां ग्रहण की थी इन्होंने, जिनमें मुंदकी कोंडा, गंगई कोंडा, कदाराम कोंड, पंडित जोलन सबसे महत्वपूर्ण इनके उपाधियां थी। उन्होंने गंगकोंड चोलपुरम में भगवान शिव को समर्पित मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान दक्कन में भू राजस्व वसूलने की निम्नलिखित प्रणालियों में से कौन सी प्रचलित थी? तो आपके ऑप्शन है कनकुत, हल की संख्या, जब्त, गल्ला बख्शी। तो जो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जब्त प्रणाली थी। जब्त प्रणाली को उत्तरी भारत और मालवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में लागू किया गया था। यह मुगल काल के दौरान बनाया गया था और अकबर के काल में प्रचलित था। यह कई नई भूमि माप प्रणाली थी। जुताई बुआई वाले क्षेत्र को बांस से मापा जाता है और लोहे के छल्ले से जुड़े होते हैं। इसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है, यानी जो बंदोबस्त प्रणाली कहा जाता है टोडरमल का यही है। इस प्रणाली में भूमि को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। ऑप्शन क्या क्या है? 4 श्रेणियाँ, पोलज, परती, चाचर, बंजर। ठीक है, अकबर द्वारा विकसित अन्य भू राजस्व प्रणाली थी गल्ला बख्शी। ठीक है, और घलाच्छी क्या थी? उपज को एक निश्चित अनुपात में राज्य और किसानों के बीच विभाजित किया गया था। जब प्राकृतिक आपदा के कारण फसलें बर्बाद हो गईं तो किसान गल्ला बख्शी या जब्ती प्रणाली के बीच चयन कर सकते थे। अकबर मुगल वंश का सबसे लोकप्रिय शासक था। इसने 1526 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हुमायूं को हराया। जजिया, एक धार्मिक कर को भी समाप्त कर दिया गया था अकबर के द्वारा। ठीक है, दीन इलाही धर्म का प्रचार इन्होंने किया था और इनके पास बिरबल और टोडरमल सहित 9 रत्न इनके दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, करनाल 1739 की लड़ाई फारसी राजा नादिर शाह ने डैश डैश की सेना को हराकर जीती थी। तो आपके ऑप्शन है मुगल सम्राट मोहम्मद शाह, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है शुजा उद्दौला अवध के नवाब। तीसरा है गुलाम मोहम्मद गौस खान। चौथा है गयासुद्दीन बलबन। तो जिसका आंसर है आपका पहला वाला, मुगल सम्राट मोहम्मद शाह। करनाल 1739 का युद्ध फारसी राजा नादिर शाह ने मुगल सम्राट मोहम्मद शाह की सेना को हराकर जीता था। करनाल की लड़ाई नादिर शाह की निर्णायक जीत थी। नादिर शाह फारसी सम्राट था और अफसर वंश से संबंधित था। ठीक है, किस वंश था? अफसर वंश से था। ठीक है, मोहम्मद शाह कला के महान संरक्षक थे। मोहम्मद शाह का दूसरा नाम मोहम्मद शाह रंगीला था।
ठीक है, क्योंकि उनका उपनाम सादा रंगीला था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शुजा-उद-दौला 5 अक्टूबर 1754 से 26 जनवरी 1775 तक अवध के नवाब थे। शुजा-उद-दौला ने बक्सर की लड़ाई और पानीपत की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, उसने खुद को मीर कासिम के साथ संबंध किया और बक्सर की लड़ाई में भाग लिया। गुलाम मोहम्मद गौस खान कर्नाटक के 12वें और आखिरी नवाब थे। वह दूसरे वंश से संबंधित थे। उनकी जन्म 25 अगस्त 1824 को चेन्नई में हुआ था और उनकी मृत्यु 17 अक्टूबर 1855 को हुई थी। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली के मामलुक वंश का 9वां सुल्तान था। उन्होंने अभिजात वर्ग के लोगों की शक्ति को कम किया और सुल्तान की महत्ता को बढ़ाया। इसका मूल जो नाम था वह था बहाउद्दीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के संस्थापक के रूप में किसे श्रेय दिया गया है? ऑप्शन है आपके तुलसीदास, अलवार संत, कबीर, रामानुजाचार्य। तो जो इसका आंसर है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 अलवार संत को। 5वीं शताब्दी में अलवार को भक्ति आंदोलन के संस्थापक के रूप में श्रेय दिया गया है। तमिलनाडु के अलवार और म्यांमार सबसे पहले भक्ति आंदोलन शुरू करने के लिए अलग अलग जगहों पर गए और अपने अपने देवताओं के भजन गाए। इनका मानना है कि भक्ति किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो सकता है। अलवार संत शिव के यानी विष्णु के भक्त थे और 12 संतों का समूह होता था। दिव्य प्रबंध अलवर के भजनों का संग्रह है। अंडाल अलवार की एकमात्र महिला संत हैं, याद रखिएगा, अंडाल अलवार की एकमात्र महिला संत थी। ठीक है, नयनमार शिव की भक्ति करते थे। 63 संतों का समूह होता था। त्रिमुरे नयनमारों के गीतों कविताओं का संग्रह है। कराईकल अम्मयार नयनमार संत महिला की पहली भक्त थी। ठीक है, नेक्स्ट किशनगढ़ के किस राजा ने अपना सिंहासन त्याग दिया और वृंदावन में भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में बस गए? ऑप्शन है आपके किशन सिंह, सावंत सिंह, उदय सिंह, राधादास। तो जो इसका आंसर है आपका सावंत सिंह थे। ठीक है, किशनगढ़ के राजा सावंत सिंह ने अपना सिंहासन त्याग दिया और वृंदावन के भगवान कृष्ण के भक्त के रूप में बस गए। वह नागरीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए। चित्रकला की बनी ठली शैली को एक कहानी से इसका नाम मिला जिसमें रोमांस का एक मोड़ था। ठीक है, सामंत सिंह ने बनीठनी का महत्वपूर्ण योगदान दिया। सावंत सिंह ने नगरी दास के नाम से भक्ति संत के रूप में कविता लिखी। चांद ने बार बार राजा और बनीठनी को एक साथ चित्रित किया और अक्सर कृष्ण को संदर्भित करने के लिए राजा को हटा दिया। किशनगढ़ राज्य की स्थापना जोधपुर के राजकुमार किशन सिंह ने 1609 ईस्वी में की थी। किशनगढ़ ब्रिटिश राज के दौरान अधिराज रियासत की राजधानी थी जो राजपुताना एजेंसी में स्थित था। सबसे प्रसिद्ध किशनगढ़ पेंटिंग में एक को बनीठनी कहा जाता है। भारत सरकार ने इसे अपने एक डाक टिकट पर रखा है। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किशनगढ़ में भी है। किशनगढ़ राजस्थान में एक शहर और अजमेर जिले में एक नगर परिषद है। बनीठनी राजस्थान की एक प्रसिद्ध पेंटिंग है जो किशनगढ़ पेंटिंग से संबंधित है। इसकी रचना निहाल चंद ने की थी। राजस्थान की मोनालिसा भी इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध लड़ाई है जो राणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी थी? ऑप्शन है आपके पानीपत, प्लासी, हल्दी घाटी, कलिंग। तो जो इसका आंसर है भाई लोग, इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। लड़ाई घुड़सवार सेना और तीरंदाजों के बीच थी। हल्दी घाटी लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोकुंदा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा है। प्लासी की लड़ाई 1757 में लड़ी गई थी। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों के बीच हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। कलिंग युद्ध प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य अशोक और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसका पुत्र था? ऑप्शन है आपका समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कनिष्क। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2 बिंदुसार के पुत्र थे। बिंदुसार को एक महान पिता और एक महान पुत्र का पिता के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वह एक महान पिता यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और महान पुत्र यानी अशोक के पिता थे। ठीक है,
उन्होंने 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश पर शासन किया। बिंदुसार ने मौर्य साम्राज्य के तहत 16 राज्यों को लाया और इस तरह लगभग पूरे भारतीय प्रायद्वीप पर विजय प्राप्त की। आगे चलते हैं। मौर्य एक राजवंश थे। 2300 साल पहले से भी पहले 3 महत्वपूर्ण शासकों के साथ चंद्रगुप्त, उनका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक इतिहास में ज्ञात सबसे महान शासकों में से एक था और उसके निर्देश पर स्तंभों पर साथ ही साथ राख सतहों पर भी शिलालेख खुदे हुए थे। अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। याद रखिएगा, शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। 305 ईसा पूर्व में उन्होंने सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर्स जनरल को, जो एनडब्ल्यू इंडिया को नियंत्रित करता है, के खिलाफ मार्च किया और उन्हें हराया। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंत की ओर जैन धर्म को अपनाया और अपने बेटे बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से नीचे उतर गया। समुद्रगुप्त, उन्हें B.A. स्मिथ द्वारा नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्हें 335 ईस्वी में से 380 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। और समुद्रगुप्त के अभियानों का उल्लेख एरन शिलालेख मध्य प्रदेश में किया गया है। आगे चलते हैं। कनिष्क 78 ईस्वी, ठीक है, 78 ईस्वी से 103 ईस्वी तक शासन किए। कुषाण साम्राज्य की सबसे शक्तिशाली शासक थे। इनके साम्राज्य की राजधानी पुरुषपुरा पेशावर थी। वह 1878 ईस्वी के साका काल के संस्थापक थे। कनिष्क बौद्ध धर्म का संरक्षक था और उसने 1878 ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथे बौद्ध परिषद को बुलाया था। यह कनिष्क के शासनकाल के दौरान था कि बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हुआ था। याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में टूटा था, तो आंसर है आपका कनिष्क के शासनकाल में टूटा था। ठीक है। जातक किस धर्म के लोगों का पवित्र ग्रंथ है? ऑप्शन है आपके हिंदू, जैन, तिब्बती, बौद्ध। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, बौद्ध धर्म का एक महान ग्रंथ है। जातक बौद्ध धर्म लोगों के एक पवित्र ग्रंथ है। ठीक है। जातक नामक साहित्यिक ग्रंथ में 500 से अधिक कथाएं हैं। अगर पाली की प्राचीन भारतीय भाषा में लिखी गई 15 ग्रंथों का 10वां ग्रंथ, जिसमें सुत्त पिटक का खुद्दक निकाय त्रिपिटक का दूसरा या बौद्ध पाली ग्रंथ से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संप्रदाय हीनयान के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। कुछ जातक कथाओं में कैरिया पिटक, बुद्ध व मासा और पाली के अन्य भागों का भी पता लगाया जा सकता है। बौद्ध धर्म भारत में 2600 वर्ष पहले एक ऐसे धर्म के रूप में शुरू हुआ था जिसमें एक व्यक्ति को परिवर्तित करने की क्षमता थी। ठीक है। और यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के महत्वपूर्ण धर्मों में से एक है। धर्म अपने संस्थापक सिद्धार्थ गौतम की शिक्षाओं, जीवन के अनुभवों पर आधारित है, जिनका जन्म लगभग 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म शाक्य वंश के शाही परिवार में हुआ था, जो लुम्बिनी के कपिलवस्तु में शासन करते थे, जो भारत नेपाल सीमा के पास स्थित है। 29 वर्ष की उम्र में गौतम ने घर त्याग दिया और अपने राजशाही जीवन को अस्वीकार कर दिया और तपस्या या अत्यधिक आत्मानुशासन की जीवन शैली को अपनाया। लगातार 49 दिनों के बाद ध्यान के बाद गौतम ने बिहार के एक गांव बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि ज्ञानोदय प्राप्त किया। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। ये इम्पॉर्टेंट है। इस घटना को धर्मचक्र पालन कानून का पहिया मोड़ना के रूप में जाना जाता है। ठीक है। उनकी मृत्यु 803 ईस्वी की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर हुई थी। घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर को उसके प्राचीन नाम आयाजसा से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके अयोध्या, कन्नौज, झांसी, कानपुर। तो जिसका आंसर है आपका आंसर है अयोध्या। ठीक है। अयोध्या का प्राचीन नाम आयाजसा था। अयोध्या भारत के उत्तर के फैजाबाद जिले का एक कस्बा और प्रशासनिक मुख्यालय है। एक प्राचीन शहर अयोध्या और हिंदुओं के 7 पवित्र शहरों में एक माना जाता है, जो राम के जन्म के साथ और महान भारतीय महाकाव्य रामायण में उनकी स्वामी दशरथ के शासन के साथ जुड़े होने के कारण श्रद्धेय है। प्राचीन काल में कन्नौज कान्य कुंज के रूप में प्रसिद्ध था।
झांसी प्राचीन काल में चंदेल राजपूतों का गढ़ था और बलवंत नगर के नाम से जाना जाता था। कानपुर का नाम अपने मूल नाम कान्हापुर का रूपांतरित संस्करण है, जिसे दो हिंदू शासकों संचेडी सिंह और रामीपुर घनश्याम सिंह ने दिया था। प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर कहाँ स्थित है, यानी जो प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर है वह कहाँ पर स्थित है। आपका ना ऑप्शन है कुशीनगर, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ। तो जो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 बोध गया में स्थित है। महाबोधि मंदिर बोध गया नामक स्थान पर स्थित है। यह बोध गया में एक प्राचीन पुनर्निर्मित बौद्ध मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि बुद्ध ने यहाँ आत्मज्ञान प्राप्त किया था। इस स्थान पर एक बोधि वृक्ष है जिसके नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह हिंदुओं और बौद्धों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। 2002 में, ठीक है, 2002 में यह मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बन गया। कुशीनगर बुद्ध से संबंधित कुछ जगह को देख लेते हैं। कुशीनगर मृत्यु स्थान, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, प्रबोधन हुआ था। सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को धर्मचक्र परिवर्तन के लिए पहला उपदेश दिया गया था। बाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन आपका है, आपके ऑप्शन है विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन, कनिष्क। तो जो इसका आंसर है हर्षवर्धन के, ठीक है। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के एक संस्कृत गद्य लेखक और भारतीय कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि थे, जिन्होंने शासनकाल उत्तर भारत में सन 606 से 647 तक किया था। बाणभट्ट के मुख्य कार्यों में हर्ष की जीवनी, हर्षचरित, हर्ष के कार्य और दुनिया के सबसे शुरुआती उपन्यासों में से एक कादंबरी का समावेश है। उपन्यास खत्म होने से पहले बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी और उन्हें उसके पुत्र भूषणभट्ट ने इसे पूरा किया था। यह दोनों कार्य संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, यानी जो दोनों ग्रंथ हैं संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था। ऑप्शन है लूनी, भोगवा, सिंधु, रावी। तो जिसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4 रावी नदी के तट पर स्थित था। इससे संबंधित कुछ व्याख्या देख लेते हैं, ठीक है। रावी नदी तट पर हड़प्पा स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सबसे पहले 1921 में पाकिस्तान में पश्चिम पंजाब प्रांत में स्थित हड़प्पा के आधुनिक स्थल पर हुई थी। शहर रावी नदी के तट पर स्थित है, जो सिंधु नदी की बाईं ओर किनारे इसकी सहायक नदी है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी के तट पर उसके आसपास स्थित होने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यह समकालीन पाकिस्तान, पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में लगभग 2500 ईसा पूर्व में फला फूला था। सिंधु नदी, ठीक है। आगे देखते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी भारतीय उपमहाद्वीप में भारत गंगा के मैदान की प्रमुख नदियों में से एक है। यह भारत राज्य जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान की लंबाई के साथ साथ अरब सागर तक बहती है, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। मानसरोवर झील के आसपास क्षेत्र में तिब्बती पठार में उद्गम है। यह नदी भारत के लद्दाख क्षेत्र से गिलगित बल्तिस्तान की ओर जाती है, ठीक है। सिंध में बंदरगाह शहर कराची में अरब सागर से मिलने के लिए यह पूरे पाकिस्तान में दक्षिणी दिशा में बहती है। आगे देखते हैं लूनी नदी। लूनी उत्तर पश्चिम भारत में थार रेगिस्तान में सबसे बड़ी नदी है। यह अजमेर के पास अरावली रेंज की पुष्कर घाटी में उत्पन्न होती है, ठीक है। यह थार रेगिस्तान के दक्षिण पूर्वी हिस्से से होकर गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं। यह 495 किमी की दूरी तक तय करने के बाद गुजरात में कच्छ के रण की दलदली भूमि में समाप्त होती है। यह सिंचाई जल के एक आवश्यक स्रोत के रूप में कार्य करती है, यानी यहाँ से इस नदी से सिंचाई भी होती है। लूनी एक प्रमुख पश्चिमी में बहने वाली नदी है। राजस्थान के अजमेर जिले से 772 मीटर की ऊंचाई पर नागा पहाड़ी की पश्चिमी ढलानों से निकलती है। भोगवा नदी, ठीक है। भोगवा नदी गुजरात भारत में एक नदी है। यह साबरमती नदी की एक प्रमुख दाहिनी सहायक नदी है, ठीक है। सुरेंद्रनगर शहर भोगवा के किनारे पर स्थित है और धौलीधज बांध नदी पर स्थित है, ठीक है, इसी नदी पर स्थित है। फिल्म गाइड के क्लाइमैक्स की शूटिंग अहमदाबाद से भोगवा नदी पर 90 किलोमीटर दूर लिबंडी शहर में हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए वीडियो को, और हमारे साथ जुड़ने के लिए और भी वीडियो देखने के लिए जहाँ पर आपको एक वीडियो आ रहा है उसको देखते रहिए। तो चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।